आइए बात करते हैं इग्नू का जो पाठ्यक्रम है एमएस के यानी कि मास्टर इन संस्कृत, उसके जो कोर्स कोड है, यानी कि आप जानते हैं कि स्नातक यानी स्नातक नहीं बल्कि परा स्नातक संस्कृत विषय से उसका एम एस के फोर का यह खंड एक का इकाई एक है। कई भागों में आपका देख रहे होंगे तो किताब बटा होगा, आपको किताब मिला होगा तो बहुत मिला होगा, और एक किताब के अंदर खंड एक, खंड दो, खंड तीन, ऐसे एक एक किताब है, और एक एक किताब के अंदर आपके 4-5 इकाई हैं, इकाई एक, इकाई दो, इकाई तीन, ऐसे करके। तो एमएस के 4 के खंड एक का इकाई एक यहाँ पे हम देखेंगे। एमएस के 4 आपका सेकेंड ईयर में आता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में एमएस के 1, एमएस के 2, एमएस के 3 और एमएस के 5 आता है। एमएस के 4 सेकेंड ईयर में आता है। तो एमएस के 4 सेकेंड ईयर वालों का देखते हैं। बाकी गले में खिचखिच, बिक्स की गोली लो, गले में खिचखिच। तो देखिए जिसका यानी कि जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट घबराए नहीं, उनको जिसका भी चाहिए कि आप भी एमएस के 1 का भी चालू कीजिए, इकाई एक एक इकाई, तो उसका भी आपको दिखा दिया जाएगा। वैसे आपके पास किताब भी है, किताब नहीं है तो इग्नू के वेबसाइट के ई ज्ञान कोश से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसी को तो हम दिखा रहे हैं कि कैसे क्या दिया है। नहीं देख सकते तो आप वीडियो में यहाँ पे पढ़िए। आधुनिक काव्य विधाएं, गद्य रचना, पद रचना, नाट्य रचना इसका शीर्षक है इकाई एक का। तो इसमें क्या उद्देश्य, प्रस्तावना, आधुनिक काव्य विधा, गद्य रचना, पद रचना, नाट्य रचना, सारांश। आप कुछ ना कुछ पढ़े या ना पढ़े, उद्देश्य और लास्ट वाला आपका जो है सारांश ज़रूर पढ़ें। सारांश बिल्कुल पढ़ें, सारांश ही उसका निचोड़ होता है। आधुनिक काव्य विधा से संबंधित इस इकाई का अध्ययन कर लेने के बाद आप संस्कृत साहित्य की आधुनिक काव्य रचना विधा का परिचय दे सकेंगे, गद्य रचना की आधुनिक विधा को भलीभांति समझ सकेंगे, पद रचना की आधुनिक विधाओं का उल्लेख कर सकेंगे, आधुनिक काव्य विधा के अंतर्गत नाट्य रचना के स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे, संस्कृत साहित्य की आधुनिक परंपरा में गद्य, पद्य और नाट्य रचना की विधाओं का सम्यक विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, आप रोक के भी पढ़ सकते हैं और आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं जो हमें मेन मुख्य लग रहा है ना, वह हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपको तो पढ़ना एक तरफ से तो ज़्यादा बेहतर होगा। समय नहीं तो ज़रूर केवल ऐसे ही पढ़िए छाट के। आधुनिक काव्य विधा क्या है? संस्कृत साहित्य की लंबी काव्य विधा में पूर्ववर्ती काल में महाकवि श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र है, जिसमें उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन की शैली द्वारा उस कालखंड के सभी कवियों के साहस को कम किया। रचना विधा में इनके ऊपर उठना अन्यों के लिए कठिन हो गया। 1857 की क्रांति के बाद पूरे राष्ट्र में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देखिए यहाँ से इतिहास से भी जुड़ गया ना, संस्कृत इतिहास से भी जुड़ गया, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं। जहाँ पे कहानी उठाएंगे, नाटक उठाएंगे तो वह इतिहास की ही घटनाओं से तो उठाएंगे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी के रूप में भारतीय जन चेतना के नए नए भाव उदित हुए, जिनका प्रभाव लेखकों पर भी आया। संस्कृत के साहित्यकारों के पास अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भाषा और साहित्य दोनों उपलब्ध थे, किंतु इसी में दूषित प्रवृत्ति का शिकार होने के कारण अंग्रेजों की प्रशस्ति में पद रचना की। नैषधीय चरित्र के बाद 18वीं शताब्दी तक महाकाव्यों में कोई विशिष्ट रचना नहीं आ पाई, क्योंकि कवियों ने काव्य निर्माण में केवल स्थिति का निर्वाह किया और आश्रयदाताओं की प्रशस्ति लिखा। जो लोग ऐसा नहीं किए वे किसी देवी देवता के चरित्र का गान किए। 19वीं शताब्दी में भारत पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में ठीक से आया। ज्ञान विज्ञान का चमत्कार फैलाने के लिए अंग्रेजी भाषा माध्यम बनी। संस्कृत के कवियों का मन भी इससे प्रभावित हुआ और आगे चलकर राष्ट्रभक्त नेताओं के समाज सुधारकों के जीवन को लेकर ही कवियों में रचना की होड़ मच गई। बाद में समाज सुधारक पे लिखे, नेताओं पे लिखे। गद्य विधा के लेखक को भी इस परिधि में देखा गया। नाट्य विधा के कवि को भी इस वातावरण से अछूता नहीं माना गया। अब आपके अध्ययन के लिए इस इकाई में आधुनिक काव्य विधा की 3 प्रमुख विधाओं का वर्णन किया जाएगा। कौन कौन?
यहाँ पहला है गद्य रचना। गद्य रचना क्या है? संस्कृत वाङ्मय में गद्य साहित्य की अपनी अतिरिक्त विशिष्टता है। गद्य रचना की सूचना हमें वैदिक संहिताओं से ही मिलनी प्रारंभ होती है। संस्कृत साहित्य का गद्य प्राचीनता के लिए, प्रौढ़ता के लिए तथा अपनी उपादेयता और भाषा अभिव्यक्ति के लिए गौरवपूर्ण है। वैदिक काल से मध्यकाल तक गद्य के विकास का बहुत बड़ा इतिहास है। वैदिक काल का गद्य लौकिक संस्कृत का गद्य अथवा पौराणिक गद्य से जो भी हो, उनमें बोलचाल, प्रौढ़ता, समास बहुलता, सौंदर्य, मोहकता तथा अलंकारिकता विद्यमान है। प्राचीन गद्यकारों में वाणभट्ट का नाम अति प्रसिद्ध है। अभिलेखों में भी गद्य की विधा पाई जाती है। क्वेश्चन लिखते समय जहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट लिखे ना, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए और उसको ब्लैक से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वाणभट्ट आ गया। अभिलेखों में भी गद्य की विधा पाई जाती है। वाणभट्ट तो बाद में आते हैं। पतंजलि, सबर स्वामी, शंकराचार्य और जयंत भट्ट का नाम पहले से प्रसिद्ध है। महाभाष्य गद्यात्मक है। सबर स्वामी मीमांसक है। कर्म मीमांसा का गद्यात्मक भाष्य उपलब्ध है। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर गद्य शैली में ही भाष्य लिखा है। न्याय शास्त्र में भी गद्य है। सुबंधु, कृत, वासवदत्ता लौकिक संस्कृत गद्य काव्य की विधा के उत्कर्ष काल की रचना है। इस प्रकार गद्य विधा की बहुत बड़ी परंपरा है, किंतु यहाँ प्रमुख आधुनिक गद्य विधा का परिचय आपके अध्ययन का लक्ष्य है। अब आइए देखते हैं आधुनिक गद्य विधा क्या है। देखिए, यह इग्नू का जो पाठ्यक्रम है ना, जो किताब उसमें लगी है, हूबहू वही किताब आपका है, वही है। सुबंधु, बाण और दंडी की परंपरा का अनुसरण परवर्ती काल के कवियों ने किया और वे गद्य रचना में प्रवृत्त हुए, जिनका क्रमशः संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। विषय और शैली के आधार पर अग्निपुराण में गद्य काव्य के आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा, कथानक, इन 5 भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। अग्निपुराण के 174 काव्यादि लक्षणम 12 से 17 छंदों के बंध से रहित पद्म समूह का गद्य कहते हैं। पद्म समूह को गद्य कहते हैं। इसके 4 प्रभेद इस प्रकार से हैं। कौन कौन? मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलीप का प्राय और चूर्णक। दंडी के काव्यादर्श में, दंडी की रचना कौन है? काव्यादर्श। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की। में इस सब भेदों की चर्चा मिलती है। दंडी ने माना है कि खंड कथा, परिकथा तथा कथानक आदि कथा और आख्यायिका में ही आते हैं। इन्हीं में उनका अंतर्भाव होता है। इस क्रम में आधुनिक गद्यकारों के अध्ययन के लिए हम सुबंधु, बाण और दंडी को लेकर प्रमुख आधुनिक गद्यकारों का अध्ययन इस प्रकार करेंगे। सुबंधु। ईसा की 6वीं शताब्दी में सुबंधु का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इनकी रचना वासवदत्ता है। सुबंधु की रचना वासवदत्ता है। इसमें चिंतामणि राजा का पुत्र कंदर्वकेतु के साथ कुसुमपुर के राजा श्रृंगार शेखर की राजकुमारी वासवदत्ता के साथ प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें प्राकृतिक से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक वर्णनों की भी प्रचुरता है। वाणभट्ट। वाणभट्ट का समय सुबंधु के बाद ही माना जाता है। हर्षचरित और कादम्बरी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, आप जानते ही हैं। हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित आख्यायिका यह गद्य की एक विधा है। इस आख्यायिका ग्रंथ का प्रारंभ पौराणिक शैली में है। ब्रह्मलोक में इंद्र आदि देवताओं से घिरे ब्रह्मा कमल के आसन पर बैठे हैं, जिसमें विद्या गोष्ठी चल रही है। विद्या विवाद उत्पन्न होता है। सरस्वती का उपहास किया जाता है। सरस्वती के उपहास से क्रुद्ध दुर्वासा सरस्वती को स्वर्ग से मृत्युलोक जाने का श्राप देते हैं। सोन नदी के तट पर च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ सरस्वती का प्रणय आकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप सारस्वत नाम का पुत्र जन्म लेता है। देखिए, ऐसे ही जन्म ले लिया ना, बस केवल क्या हुआ? आकर्षण हुआ, जन्म हुआ। इन वर्णनों से होते हुए 8वें उच्छ्वास तक हर्ष की प्रतिज्ञा पूरी होने तक का उल्लेख प्राप्त होता है, जो गद्यात्मक प्रबंध काव्य का रूप लेता है। अपने पूर्ववर्ती कवियों की प्रशस्ति का वर्णन, अपने वंश का परिचय आदि दिया जाना बाण की गद्य विधा है। तो आप इसको देख लीजिए, है ना। क्यों? जो इम्पोर्टेंट है, मतलब छोटा छोटा वह देख रहे हैं, बाकी आप देखते रहिए, ताकि ज़्यादा लंबा होने से आप भी एक उबाऊ की स्थिति में आ जाएंगे। दंडी का 10 कुमार चरित 14 उच्छ्वासों में आख्यानों का वर्णन है। यह संस्कृत गद्य का उपन्यास है। अवंती सुंदरी कथा भी दंडी का एक ग्रंथ है। यद्यपि मूल ग्रंथ 10 कुमार चरित 8 ही उच्छ्वासों में प्राप्त है। कहीं कहीं वर्णन की दुरूहता पाठक को मूल कथा के सूत्रों से विचलित कर देती है। 10 कुमार चरित भी गुणाढ़ के बृहद कथा से प्रेरित है। दंडी जनता के कवि हैं। समाज के अशोभनीय कृत्यों पर दंडी की दृष्टि है। साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है।
समाज के निम्न वर्ग का यथार्थ और मार्मिक चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। और तो और वन पर्वत नदी तड़ाग मतलब तालाब से अलंकृत शैली में वर्णन यह ग्रंथ नीति शास्त्र अर्थशास्त्र और मनोवैज्ञानिक वर्णनों की सूचना भी प्रदान करती है। जहाँ पे ऐसा आता है इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरलाइन कीजिए ताकि उनको दिखे एग्जामिनर को। बाकी यह आप आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते जाइए। इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, PDF से भी पढ़ सकते हैं। एक टेलीग्राम का ग्रुप है ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा जो भी आप कहेंगे, और PDF वहाँ पे पहले से ही है। बाकी आपके सवाल जवाब भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है यहाँ कमेंट बॉक्स में भी करेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। कौन देगा? हम देगा, और कौन। उसके बाद आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो वहाँ पे अच्छे से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे जल्दी जवाब दिया जाएगा कमेंट में, जब हम देखेंगे तभी। तो बहादीप सिंह कौन है? ये अलंकृत शैली के गद्यकार हैं। गद्य चिंतामणि इनका रोचक काव्य है। इनका विभाजन लम्भों में है। इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। गद्य चिंतामणि में मानव जीवन का विस्तृत एवं व्यापक चित्रण है। अलंकारिक शैली है। कवि ने नए नए शब्दों की सृजना किया है जिससे पुनरुक्ति दोष न हो। इस प्रबंध काव्य की शास्त्रीय सहनीयता भी है। सूर्योदय, सूर्यास्त, समुद्र, रात्रि का अंधकार, बसंत, पावस आदि का वर्णन भरा पड़ा है। अगले हैं विश्वेश्वर पांडे। विश्वेश्वर पांडे को आप धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ लीजिए ना, रोक के। हम आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास को भी आप ऐसे पढ़ लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। करम्भक विरुद्ध आप एक बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके मन में रहेगा और आप क्वेश्चन वह कर ले जाएंगे। आपको पढ़ना है। अब हम बड़े हो चुके हैं ना, हम सब रट तो सकते नहीं, कितना रटेंगे। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर एग्ज़ाम में आएगा तो उससे संबंधित हम अपने शब्दों में लिख देंगे। जो भी लिखेंगे सही दृष्टिकोण से लिखेंगे। हूबहू शब्द तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि अपने शब्दों में सही चीज़ें लिखेंगे। आप पढ़ते जाइए, आपको ज़रूर मन लगा के पढ़िए, और केवल पढ़ना ही है। पढ़ लीजिए ना मन लगा के, पूरी तटस्थता के साथ, आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि अच्छा जो भी आप लिखेंगे कम से कम 50% तो सही लिखेंगे एक बार पढ़ने के बाद। और 50% सही का मतलब है कि आपका सही माना जाएगा। 50 से 60% सही लिखते हैं, आपका दृष्टिकोण सही रहे तो आपका वह सही है। ऐसा थोड़ी है कि सबको पूरा 80-90% या 100% प्रश्न याद करके जाता है। जिसका 80 है उसको याद ही हो जाता है, वो उसको पता है, बेसिक पता है, कंसेप्ट उसको याद है कि हाँ कहानी यही है, चीज़ें वही हैं, तो उसको अपने शब्दों में लिख देता है। अगले करम्भक हैं। कई भाषाओं में रचित प्रशस्ति को करम्भक कहते हैं। करम्भक क्या है तो वहीं बता दिया। कई भाषाओं में रचित प्रशस्ति को करम्भक कहते हैं, जैसे विश्वनाथ प्रशस्ति रचनावली। विरुद्ध क्या है? गद्य पद्य की मिश्र शैली में रचित राज स्तुति, जैसे कि रघुदेव मिश्र की विरुदावली। घोषणा शाहजी का जय घोषणा सुमतीन्द्र जय घोषणा में प्रस्तुत है। आज्ञापत्र या दान पत्र। शिलालेखों या दान पत्रों में आज्ञापत्र या दान पत्र मिलते हैं। इसके लिए अधिसंख्य चंपू ग्रंथ प्राप्त है। चंपू ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं। अब पद्य रचना है। पद्य रचना को आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, रोक के, पॉज मतलब रोक के। और इसके बाद अखिलानंद शर्मा उत्तर प्रदेश से हैं। 1880 से 1955 बदायूं इनका जो जीवन काल रहा है। दयानंद दिग्विजय महाकाव्य, ये सब इसमें पॉइंट है ना। क्या लिखा है? महाकाव्यों का नाम संक्षेप में संग्रहित है, तो इसको हम पढ़ ही देते हैं। अखिलानंद शर्मा उत्तर प्रदेश 1880 से 1955 बदायूं। दयानंद दिग्विजय महाकाव्य इंडियन प्रेस प्रयाग से 1906 में प्रकाशित। 21 सर्ग है इसमें। सखाराम शास्त्री भागवत महाराष्ट्र के हैं। 1886 से 1935 इनका अहल्याचरित महाकाव्य है। बद्रीनाथ झा बिहार के 1974 के श्री राधा परिणय महाकाव्य है। 20 सर्गों का महाकाव्य है। विजय प्रेस मुजफ्फरनगर से प्रकाशित है 1939 में। अगला पंडिता क्षमा राव महाराष्ट्र की हैं। 1890 से 1954 जीवन काल। 3 महाकाव्य इनका है। श्री तुकारामचरितम, श्री रामदास चरितम और श्री ज्ञानेश्वर चरितम है। अगला है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र बिहार 1968 इनका जीवन काल। कर्णार्जुनीय महाकाव्य इनका है। सत्यव्रत शास्त्री 1930 के हैं। श्री गोविंद सिंह चरितम 31 इनका है 1967 में प्रकाशित, और साहित्य अकादमी भी इस पे मिल चुका है 1968 में ही। 67 में प्रकाशित, अगले साल साहित्य अकादमी मिल गया।
रेवा प्रसाद द्विवेदी 1935 एमपी में जन्म। 2 महाकाव्य इनके हैं। सीताचरित 1960 सागर विश्वविद्यालय सागर की संस्कृत परिषद द्वारा प्रकाशित। स्वतंत्र संभव 28 सर्गों का महाकाव्य। राजेंद्र मिश्र है जानकी जीवनम महाकाव्य 1988 में प्रकाशित। हरिहर पांडे 2027 भिनगा हाउस दुर्गा कुंड वाराणसी से 1985 में प्रकाशित हैं। हरिनारायण दीक्षित 1936 उत्तर प्रदेश भीष्मचरितम महाकाव्य साहित्य अकादमी 1987 में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यह आप नीचे देख सकते हैं, पॉज करके इसको पढ़ जाइए, रोक रख के। इसके बाद आता है नूतन विद्याश्रित गीति काव्य। उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। सामाजिक चेतनापरक गीति काव्य क्या है, तो जैसे इसको हमें पढ़ना हो तो जहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है ना, भले ही 1 2 3 4, जैसे किसी क्वेश्चन में यदि ऐसे पूछ दिया इससे रिलेटेड तो आपको चारों लाइन तो याद नहीं होगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे कोई 2 लाइन ज़रूर ऐसे याद करके लिखने से क्या होता है कि अच्छा नंबर मिलता है। अच्छा नंबर मिलता है तो अलग बात है, हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए कि हम जानते हैं संस्कृत पढ़े हैं नहीं संस्कृत पढ़े, एक भी लाइन एक भी श्लोक याद नहीं तो फिर उसका मतलब क्या है। तो यह जैसे दिया है कि नागरिक की जीवनचर्या में आए परिवर्तनों को कली परिदेव न शतकम में चित्रित किया गया है। सूर्योदय क्वथित बीजक सायपानम धौतम च सार्वधिक कंचचूक में कवासः शौचम च सांध्यमपि नो शिवकर्म तेषां म्लेच्छय सहातनम था नियमः जगधि। इसके बाद है प्रशस्ति परक गीति काव्य आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। फिर उसके बाद आपका आता है पुनरुत्थानवादी गीति काव्यम। इसके बाद इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यथा मतलब यहाँ पे क्या है, पुनः प्रतिष्ठा हो जाती है। इस आशय को लेकर अन्नदाचरण कहते हैं। यदा त्रिकाले क्षण शक्तिमंतो ज्योतिर्विदो ज्योतिरन्दत् दीप्या निरूपयन्ति स्म गतिं ग्रहणां स्थितिं च तां तदतीमेव यदा कवीनां रसभावपूर्णोत्कण्ठादनन्तानि रसावसानि पद्यानि निःसृत्य सहस्रवक्त्रे दिदिपिरे हा तदतीमेव अनन्तभक्ता समनन्तादैरनन्तगीते समन्तभोगे यदार्चयन् जन्मधरां समष्ट्या गरीयसीं हा तदतीमेव हा वैदिकानां लयतान् शुद्धसामगीतैरति विस्मितः सनं विदिग्धसार्थोऽपि च भारते अस्मिन् प्रीतिं नवमाप यथागतं तत्। तो यह जैसे कि आ जाता है तो इसमें अब 1 2 लाइन लिख देते हैं तो इसका इम्पैक्ट मतलब उसका जो प्रभाव है अच्छा होता है। शास्त्र परक गीति का भी इसके बाद आता है। इसके बाद आता है नाट्य रचना के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके बाद ये जो पॉइंट आता है ना तो यह ज़रूर पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। जैसे हम पढ़ रहे हैं हरिदास सिद्धांत वागीश 1876 ईस्वी, शिवाजी चरित और मेवाड़ प्रताप इनके नाटक है जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। मूल शंकर माणिकलाल यागी गुजरात 1886, इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। प्रताप विजय 1926, संयुक्ता स्वयंवर 1927, छत्रपति साम्राज्यम 1929। इनके नाटक में क्या है, इनके नाटक के शास्त्रीय लक्षणों का पालन भी है। इन्होंने नाट्यिकता के प्रत्येक पक्ष को अपनी रचनाओं में पिरोया है। अगले हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित हरदोई 1870। अगले हैं रमानाथ मिश्र 1904। इनकी रचना आप देख लीजिए, मथुरा प्रसाद दीक्षित की, रमानाथ मिश्र की ज़रूर आपके यहाँ पे देखना चाहिए, है ना। रोक के ज़रूर पढ़ लीजिए, याद ना हो तो, पूरा ना याद हो तो 1 2 याद कीजिए। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य 1917 ईस्वी में है तो इनको आप पढ़ेंगे। फिर सारांश हमने शुरू में क्या कहा था, सारांश आपको जरूर पढ़ना है। सारांश क्या है कि सभी विषयों का निचोड़ है। आप कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो सारांश पढ़िए, उद्देश्य पढ़िए, सारांश पढ़िए।
उद्देश्य आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को जब लिखने जाएंगे ना तो जो 4-5 पॉइंट दिया है उसी के कसौटी के उसी के अंदर लिखेंगे, फालतू नहीं लिखेंगे। एग्जामिनर को लग गया ना फालतू लिखा है, हमको बहका रहा है, जो क्वेश्चन है वह नहीं दे रहा है, भले ही आप 50% सही लिखें लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसी के अंदर लिखेंगे तो आपको वह 60, 70, 80 नंबर दे सकता है। लेकिन आप उसको बहकाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, पन्ना भरने के लिए लिखेंगे तो वह एक भी क्वेश्चन में पकड़ लिया तो आपको 30, 40, 50 नंबर पे रोक देगा, फेल कर देगा। बहुत लोगों को इसी प्रकार से फेल किया है। और पूछा जाता ना और कैसे हुआ पेपर, अरे अच्छा हुआ, कितना किया, किए तो पूरा है 100 नंबर, तो बाद में पता चलता है 30 नंबर क्यों आया। इसीलिए आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काव्य विधाएं जानने के लिए आपने गद्य रचना, पद्य रचना, नाट्य रचना के क्रम में विषय शीर्षक का अध्ययन किया है। आपको अवगत होगा कि संस्कृत में पद्य रचना और गद्य रचना तथा नाट्य की अत्यंत प्राचीन विधा रही है। इस इकाई के अंतर्गत आपने 17वीं शताब्दी के बाद होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के क्रम में रची गई रचना का संक्षेप में अध्ययन किया। गद्य रचना की विधा पौराणिक काल से होकर अंबिका दत्त व्यास तक उपन्यास की परंपरा में प्राप्त हो रही है। संस्कृत गद्य में लंबे लंबे समासों की पदावली के प्रयोग के नाते सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी प्रसिद्ध हैं। तो आपको क्या यहाँ पे नहीं आ गया ना, जिनमें कथा है, आख्यायिका है, आख्यायिका मतलब एक कहानी ही कहा जाता है इसको। गद्य की नई विद्या के रूप में प्रसिद्ध उपन्यासकार पंडित अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजयम गद्य की उपन्यास विधा का अनूठा उदाहरण है। तो यह किसका है, अंबिका दत्त व्यास का क्या है, शिवराज विजयम। यह भी आपको एक रचना याद हो गई, उपन्यास से इनका है। गद्य रचना नवीन विधा के अंतर्गत महाकाव्य से लेकर गीति काव्य, लघु काव्य, स्रोत्र काव्य के अतिरिक्त राजेंद्र मिश्र रचित गजल की नवीन विधा। तो राजेंद्र मिश्र क्या करते हैं, गजल की नवीन विधा तक की जानकारी आपने प्राप्त की। इस प्रकार नाट्य रचना की परंपरा में आपने राष्ट्रीय भावना के जागरण से लेकर आज तक के भीतर की नाट्य कृतियों के बारे में जाना। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप आधुनिक संस्कृत साहित्य की उक्त तीनों रचना विधाओं का संक्षेप में वर्णन कर सकेंगे। तो तीनों विधा आप जान गए ना, गद्य, पद्य, नाटक। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरू में लिखा भी था ऊपर जो इसका इकाई 1 का शीर्षक था, आपने देखा था कि इस इकाई 1 का शीर्षक भी यही था, आधुनिक काव्य की विधाएं, गद्य रचना, पद्य रचना और नाट्य रचना। तो आपको यह कैसा लगा जरूर करके बताइए। और आप किस विषय का चाहते हैं, विषय का मतलब आपको MSK इग्नू का जो है उसका किस कोर्स कोड का चाहिए कि नहीं सर इसको आप इग्नू के स्टडी मटेरियल से कर दीजिए, करा दीजिए, तो वह भी किया जाएगा। वरना हम तो एक के बाद एक ऐसे ख़त्म करते रहेंगे। जैसे अभी MSK 4 चल रहा है तो MSK 4 ख़त्म होगा तो उसके बाद सेकेंड ईयर का ही अभी हम ला रहे हैं। फर्स्ट ईयर का एक बार ला चुके थे, तो सेकेंड ईयर का 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। लेकिन अब दिसंबर में पेपर है, तो जो फर्स्ट ईयर में है तो उनको MSK 1, 2, 3 और 5 का चाहिए। तो वह यदि कमेंट करते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ करते हैं कि हमें MSK 1 का इसी प्रकार से करा दीजिए, जो मेन लग रहा है उसको दिखा दीजिए। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि सुन के पढ़ लें, कुछ लोग हो सकता है देख के पढ़ लें PDF से, और कुछ लोग हो सकता है किताब से पढ़ लें। तो हर जगह आपकी ऐसे माध्यम मिल जाएगा। तो जैसा कहेंगे उस विषय का आपको हो जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, सितंबर मान के चलिए 30 सितंबर, या फिर हम बता दे रहे हैं अभी डेट बढ़ेगी तो 31 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भर देना है, जिनको दिसंबर में पेपर देना है, और असाइनमेंट भी जमा कर देना है। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। जल्दी असाइनमेंट लिखिए, जल्दी से जमा कीजिए अपने स्टडी सेंटर पे, और ऑनलाइन जाके एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। फर्स्ट ईयर का MSK 1, MSK 2, MSK 3, MSK 5 का 200 रुपये एक कोर्स का लगेगा, 4 कोर्स का 800 लगेगा। फीस जमा कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। फीस तो अभी से भर दीजिए, असाइनमेंट बाद में अपना जमा करते रहना। आपको जब कन्फर्म है ना कि हमें चारों विषय का देना है तो बिना डाउट किए फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाइए। स्टडी सेंटर अपना वहाँ पे देगा कि एग्ज़ाम सेंटर कौन सा से आते हैं, तो जो आपके नज़दीकी हो, आपका स्टडी सेंटर है तो वहीं डालिए, और बाकी जो देगा आपके नज़दीकी में वह डालिए। तो जल्दी से भर के तैयार रहिए दिसंबर के लिए। और जो भी आपके मन में डाउट है उसको कमेंट के माध्यम से पूछिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए यार। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करवाइए भी। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।